अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यामुइसु। स्टूडेंट्स, कभी आपने सोचा है कि वाटर मॉलिक्यूल बैंड शेप क्यों रखता है? कार्बन पैरामिडल या इन द फॉर्म ऑफ टेट्राहेड्रल शेप क्यों होता है? और ये बेरिलियम क्लोराइड हमेशा एक लाश की तरह सीधा क्यों लेटा रहता है? स्टूडेंट्स, इन सब का मतलब ये है कि हर मॉलिक्यूल की अपनी एक पर्सनैलिटी है और अपनी एक यूनिक शेप है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम इंसानों की शक्लें आपस में दूसरे से नहीं मिलती हैं, हर इंसान की अपनी एक शक्ल सूरत है, अपनी एक पर्सनैलिटी है, बिल्कुल वैसे ही मॉलिक्यूल्स की अपनी अपनी शेप है। अब इन सब के पीछे एक सिंपल और एक पावरफुल रूल है, और वो क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हेट बीइंग क्लोज टू ईच अदर। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स ये बात पसंद नहीं करते हैं कि वो साथ मिलकर रहें, और उनके इसी प्रॉपर्टी की वजह से कि इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ नहीं रहना पसंद करते हैं, हमारे पास मॉलिक्यूल्स की शेप को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी बात को बुनियाद बनाकर कि इलेक्ट्रॉन रिपेल करते हैं एक दूसरे से हेट करते हैं, नफरत करते हैं, साथ रहना नहीं पसंद करते। इसी चीज़ को बेस बना के हम उसकी शेप को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ये बात जो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, इस रूल के बारे में, ये रूल हमें समझाता है वेस्पर थ्योरी। बेसिकली ये है क्या? वेस्पर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। बेसिकली इसका कंसेप्ट क्या है? दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स द शेप ऑफ ए मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन द रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन द वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम। जो आपका सेंट्रल एटम है, उसके वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन पेयर्स के दरमियान रिपल्शन होती है। इसी चीज को बेस बनाकर वेस्पर शेप ऑफ मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करती है। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स के दरमियान रिपल्शन क्यों होती है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते क्या हैं, और ये हमारे पास किस तरह से, ये एक छोटी सी चीज है, मतलब ये जो प्रॉपर्टी है कि भाई वो साथ रहना नहीं पसंद करते, किस तरह से वो आपके पास शेप ऑफ मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करती है, इसको हम आज डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो अब इन सारी चीज़ों को जो चीज़ कवर करती है ना, वो हमारे पास वेस्पर थ्योरी है। इसके ना कुछ पॉस्टुलेट्स हैं जिसके जरिए आपके तमाम सवालों का आपको जवाब मिलेगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको स्टार्ट से लेके एंड तक वीडियो को गौर से सुने। स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते क्या हैं, जिसका जिक्र मैंने अभी यहाँ किया था कि भाई आपका जो सेंट्रल एटम है, उसके वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन पेयर्स के दरमियान रिपल्शन होती है। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते क्या हैं? इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ईपी से। इसकी टू टाइप्स होती हैं, एक होता है बॉन्ड पेयर और एक होता है लोन पेयर। बॉन्ड पेयर को हम बीपी से और लोन पेयर को हम एलपी से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पेयर की दो टाइप है, ये आपको पता चल गया। अब ये बॉन्ड पेयर और लोन पेयर होते हैं स्टूडेंट्स। बॉन्ड पेयर होता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स, यानी कि जब दो एटम्स अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक बॉन्ड बनाते हैं, जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान एक बॉन्ड है, जैसे बेरिलियम और क्लोरीन के दरमियान एक बॉन्ड बना हुआ है, जैसे कि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान एक बॉन्ड है। इसमें क्या है कि दो एटम्स ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन दिया है, उनके शेयरिंग की वजह से एक बॉन्ड बना है कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान, या बेरिलियम क्लोरीन के दरमियान ले लें, या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान कह लें। ये दो एटम्स के दरमियान बना है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से, इसको कहते हैं बॉन्ड पेयर। और इस बॉन्ड पर लगने वाली दो फोर्सेस हैं, कौन कौन सी हैं? एक तो ऑक्सीजन की न्यूक्लियर फोर्स और एक हाइड्रोजन एटम की न्यूक्लियर फोर्स। बिटवीन दी टू एटम्स के दरमियान है ये, और इस पर एक्ट करने वाली कितनी फोर्सेस हैं बॉन्ड पेयर पर? दो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं। और वो दो न्यूक्लियर फोर्सेस कौन सी हैं? उन एटम्स की हैं जिनके दरमियान ये बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और लोन पेयर क्या होता है? जैसे कि आप ऑक्सीजन पे दे सकते हैं, ये एक लोन पेयर प्रेजेंट है। ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली वन न्यूक्लियर फोर्स ऑफ एन एटम, यानी जिस एटम पर ये प्रेजेंट होता है ना, इस पर एक्ट करने वाली सिर्फ उसी एटम की न्यूक्लियर फोर्स होती है, ठीक है। इसलिए इसको नॉन बॉन्डेड या नॉन शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर भी कहा जाता है। लोन पेयर को इस पे किसी तरह का दूसरे एटम का असर नहीं होता है। बेसिकली जिस एटम पर ये प्रेजेंट है, सिर्फ उसी एटम की न्यूक्लियर फोर्स इस पर एक्ट कर रही होती है। ये नॉन बॉन्डेड है। आप देख रहे हो ना, इसी का हिस्सा है तो इस भी प्रेजेंट है, किसी के साथ शेयर नहीं है, इसलिए तो इसको नॉन बॉन्डेड या नॉन शेयर बोलते हैं, नॉन शेयर्ड बोलते हैं, ठीक है जी। ये बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का कंसेप्ट था। अब हम चलते हैं इसके पोस्टुलेट्स की तरफ, जिसमें आपके तमाम सवालों का जवाब मिलेगा कि आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर के दरमियान रिपल्शन क्यों होती है, और ये किस तरह से शेप ऑफ मॉलिक्यूल को डिस्क्राइब करते हैं। स्टार्ट करते हैं अपने पोस्टुलेट नंबर 1 से। पोस्टुलेट नंबर 1 क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर्स, EPS स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉन पेयर्स। EP स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉन पेयर। लेकिन जब हम ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर्स की बात होती है, मतलब जब एक से ज्यादा आपके पास प्रेजेंट है बॉन्ड पेयर लोन पेयर, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर्स, इसलिए मैंने इसके आगे छोटा सा S लिख दिया है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर स्टेज एट मैक्सिमम डिस्टेंस टू अवॉइड रिपल्शन। इलेक्ट्रॉन पेयर्स यानी कि जो आपके बॉन्ड पेयर और लोन पेयर है, ये आपस में रिपल्शन काज करते हैं और उसको मिनिमाइज करने के लिए मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहते हैं।
पहली बात तो ये कि रिपल्शन क्यों काज करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान रिपल्शन क्यों होती है। इसकी बेसिकली रीजन ये है, इलेक्ट्रॉन्स पे होता है नेगेटिवली चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा भी नेगेटिवली चार्ज है, क्लाउड प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन्स का, तो उसमें जाहिर है रिपल्शन तो होगी ना, क्योंकि सिमिलर चार्जेस हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं और जो आपके पास ऑपोजिट चार्जेस होते हैं वो दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसी वजह से इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान रिपल्शन होती है। अब उस रिपल्शन की वजह से क्या होगा, एक एटम हाईली अनस्टेबल हो जाएगा भाई, क्योंकि एक एटम दूसरे एटम पे एक रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, उस फोर्स की वजह से, रिपल्सिव फोर्स की वजह से वो एटम हाईली अनस्टेबल हो जाएगा और उसकी एनर्जी हाई हो जाएगी। अब वो चाहता है कि वो उसको मिनिमाइज करे, एनर्जी को मिनिमाइज करे, फिर ही वो स्टेबिलिटी को अटेन कर सकेगा। अब वो रिपल्सिव फोर्स को मिनिमाइज करने के लिए और स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम डिस्टेंस पर जाकर अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस पर जाकर वो अपने आप को अरेंज कर लेंगे ताकि वो रिपल्शन को मिनिमाइज कर सके। अब जब वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर जाकर किस तरह से अरेंज होंगे, उस सेंट्रल एटम के गिर्द वो हमारे पास बॉन्ड पेयर और लोन पेयर किस तरह से अरेंज होंगे मैक्सिमम डिस्टेंस पर जाकर, वो डिसाइड करता है कि आपकी जियोमेट्री क्या होगी। इसको हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सो फाइनल जियोमेट्री डिपेंड्स ऑन हाउ दिस इलेक्ट्रॉन पेयर्स अरेंज देमसेल्व्स अराउंड सेंट्रल एटम। उस सेंट्रल एटम के गिर्द जाकर आपके बॉन्ड पेयर और लोन पेयर किस तरह से अरेंज होंगे, और वो क्यों अरेंज होते हैं, क्योंकि वो रिपल्शन को मिनिमाइज करना चाहते हैं। वो अरेंजमेंट डिसाइड करती है कि भाई आपकी ज्योमेट्री कैसी होगी। जैसे कि आप इस मोलिक्यूल में देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे बेरिलियम 2 टाइम बॉन्डेड है विद क्लोरीन के साथ। अब बेरिलियम यहाँ पे क्या है, सेंट्रल एटम है। अब देखिए, बेरिलियम 2 टाइम बॉन्डेड है क्लोरीन के साथ, एक बॉन्ड पेयर ये है, एक बॉन्ड पेयर ये है, तो इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हुए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हुए। ठीक है, क्यों, देखे ना, इसमें लोन पेयर तो नहीं है ना, मैंने उसका जिक्र तो नहीं ना किया, इसमें 2 बॉन्ड पेयर है और दोनों के दोनों क्या है, बेरिलियम के क्लोरीन के साथ बॉन्डेड है, इसमें 2 लोन पेयर हो गए। अब उनके दरमियान रिपल्शन होगी, उसको मिनिमाइज करने के लिए ये दोनों क्लोरीन के बॉन्ड्स यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अपने आप को मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाके अरेंज करेंगे अराउंड द सेंट्रल एटम जो कि बेसिकली बेरिलियम है। जब वो जाके अरेंज करेंगे ना एक दूसरे को, तो ऐसे वो लीनियरली अपने आप को अरेंज कर लेंगे, जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं कि बेरिलियम डाइक्लोराइड ऐसे लेटा रहता है जैसे एक लाश होती है, बिल्कुल सीधा जाके अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो जब वो अरेंज कर लेते हैं तो उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है ना, मतलब वो जो एंगल आता है जिस पर जाकर अरेंज करते हैं, वो होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री अपार्ट, एक दूसरे से 180 डिग्री के फासले पर जाकर वो अरेंज हो गए हैं, और इसकी वजह से जो शेप अटेन कर लेता है हमारा बेरिलियम डाइक्लोराइड, वो हमारे पास होती है लीनियर। ठीक है, इसको हम थोड़ी सी और एग्जांपल से डिस्कस करते हैं ताकि आपका कंसेप्ट बिल्ड हो सके। नेक्स्ट एग्जांपल है बोरोन ट्राइफ्लोराइड की। बोरोन आपका सेंट्रल एटम है और ये 3 टाइम बॉन्डेड है किसके साथ, आपके 3 फ्लोरीन एटम्स के साथ। ठीक है, तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए, 3। क्यों, क्योंकि इसमें लोन पेयर का तो मैंने जिक्र नहीं ना किया, 3 बॉन्ड पेयर ही हैं। 3 बॉन्ड पेयर कौन से हैं, बोरोन का फ्लोरीन के साथ, एक ये और एक ये, टोटल 3 हो गए। अब इनके दरमियान होगी रिपल्शन, रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए दूसरे से ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाके अरेंज हो जाएंगे। अब जब ये अरेंज होंगे तो जो शेप आती है बोरोन ट्राइफ्लोराइड की, वो हमारे पास होती है ट्राइगोनल प्लेनर। बोरोन ट्राइफ्लोराइड की ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है, ये आप याद रखेंगे, और इसमें जो एंगल होता है वो हमारे पास होता है 120 डिग्री। ठीक है, 120 डिग्री अपार्ट, इस एंगल पे जाकर वो एक दूसरे को अरेंज कर लेते हैं और वो स्टेबलाइज हो जाते हैं। यानी कि ये 2 बॉन्ड्स हैं, चाहे ये 2 बॉन्ड्स हैं या ये 2 बॉन्ड्स हैं, इनके दरमियान जो एंगल है वो कितना है, 120 डिग्री। इस एंगल पर जाकर उन्होंने अपने आप को अरेंज कर लिया और वो स्टेबिलिटी की तरफ चले गए हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल है नेक्स्ट मीथेन की, CH4 की। अब इसमें क्या होता है वो देख लेते हैं। देखिए, इसमें कार्बन बॉन्डेड है विद 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने होंगे, 4 होंगे। इसमें मैंने फिर से लोन पेयर की बात नहीं की है। ठीक है, 1 2 3 4, इसके अंदर 4 आपके पास कितने हैं, बॉन्ड पेयर्स प्रेजेंट हैं। अब जब ये अपने आप को मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाकर अरेंज करेंगे ड्यू टू रिपल्शन, तो इनका एंगल होगा 109.5, और जो जियोमेट्री आएगी इसकी वो होगी आपके पास टेट्राहेड्रल जियोमेट्री। ठीक है, अच्छा, आपने एक चीज पे गौर किया, मैंने आपके साथ ना 3 एग्जांपल डिस्कस किए हैं, तीनों में मैंने जो चीज आपके साथ डिस्कस की है वो सिर्फ बॉन्ड पेयर की है, लोन पेयर का नहीं डिस्कशन किया। तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आपका जो लोन पेयर है वो रिपल्शन काज ही नहीं करता, भाई वो भी रिपल्शन काज करता है, उसको हम डिस्कस करेंगे आपके पोस्टुलेट नंबर 2 में। इसका स्टार्ट करते हैं। बोथ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर क्रिएट रिपल्सिव फोर्सेस, दोनों मिलकर रिपल्सिव फोर्सेस क्रिएट करते हैं। अब हमने ये सीखना है
बॉन्ड पेयर की वजह से जो ज्योमेट्रीज आती हैं वो आपने देखी। अब लोन पेयर का क्या रोल है, वो क्या किरदार अदा करता है ज्योमेट्रिक आपकी जो शेप आती है मॉलिक्यूल की उसको बनाने में, उसमें अब हम उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा देखिएगा, मीथेन है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या है, टेट्राहेड्रल, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया ऐसा ही है। लेकिन जो पानी है, वाटर मॉलिक्यूल है, उसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, लेकिन इसके अंदर जो शेप है वो आपके पास बेंट शेप आती है। अब इसकी रीजन क्या है कि भाई इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स 4 ही हैं वाटर में, लेकिन मीथेन का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, लेकिन जो वाटर मॉलिक्यूल है उसका बेंट शेप है। इसकी रीजन क्या है भाई, लोन पेयर की इन्वॉल्वमेंट। मीथेन के पास लोन पेयर नहीं थे, सिर्फ बॉन्ड पेयर थे 4 के 4। यहाँ पे आपके पास 2 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर हैं। इन 2 लोन पेयर्स की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल नहीं रहा, बल्कि क्या हो गया है, बेंट हो गया है, ठीक है। और जो एंगल है वो कितना हो गया, 104.5 डिग्री। इसको हम इस डायग्राम से देख लेते हैं। ऑक्सीजन आपका सेंट्रल एटम है, बॉन्डेड है विद 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ, और ये 2 लोन पेयर इसमें प्रेजेंट है। भाई इलेक्ट्रॉन पेयर जब हम काउंट करते हैं ना, तो उसमें आप इन दोनों चीजों को काउंट किया करें, ठीक है, बॉन्ड पेयर को भी, लोन पेयर को भी। अब 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए भाई, 4 हो गए। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऐसे अरेंज होते हैं, और इनके दरमियान जो फासला होता है, डिस्टेंस होता है, वो 104.5 डिग्री का होता है। चाहे आप इन दोनों के दरमियान ले लो, या इस लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर के दरमियान ले लो, या इनके दरमियान ले लो, या इन दोनों के दरमियान ले लो, आपको 104.5 डिग्री एंगल ही मिलेगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे है ना, आपने एक चीज पे गौर किया होगा, जैसे ही लोन पेयर की इन्वॉल्वमेंट हुई है, हालांकि 4 इलेक्ट्रॉन पेयर थे, 2 चीजों पे चेंज है, आपका एंगल रिड्यूस हो गया। पहले कितना था, 109.5, जब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर था 4 इलेक्ट्रॉन पेयर थे, हालांकि इसमें भी 4 ही है इलेक्ट्रॉन पेयर, लेकिन लोन पेयर की इन्वॉल्वमेंट की वजह से शेप बेंट हो गई है, और आपका एंगल भी इसकी निस्बत कम हो गया, 104.5। अब इसकी रीजन क्या है, इसको सीखेंगे हम इस वाले पोस्टुलेट में, ठीक है। तो इसको डिस्कस करते हैं। थर्ड पोस्टुलेट है लोन पेयर्स, LPS स्टैंड फॉर लोन पेयर्स ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन बॉन्ड पेयर्स। आपका जो लोन पेयर है ना, वो एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। आपके ये जो 2 सवालों के जवाब है ना, कि यहाँ पे लोन पेयर का क्या रोल होता है, अगर आप इसको पोस्टुलेट को अच्छे तरीके से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे मैंने लिखा है कि लोन पेयर आपका बॉन्ड पेयर से ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करे। अब इसकी रीजन क्या है कि क्यों ऐसा करता है, इसकी रीजन ये होती है, देखिए मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था, बॉन्ड पेयर किसके दरमियान शेयर होता है, 2 एटम्स के दरमियान, यानी उस बॉन्ड पर एक्ट करने वाली कितनी तरह की फोर्सेज हैं, 2 एटम्स की, ठीक है। वो कैसे हैं, यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम के जरिए बताती हूँ। ये एक हाइड्रोजन है, ये दूसरा हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन मोलिक्यूल आपके सामने बना हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होती है, जैसे ही 2 एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं, इनके दरमियान, इनके पास इलेक्ट्रॉन है अपने अपने एटम के, है ना, तो इनके इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान रिपल्शन काज होना शुरू हो जाती है। ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन जो ही न्यूक्लियर फोर्स इस रिपल्सिव फोर्स पे काबू पा लेती है, डोमिनेट हो जाती है आपकी न्यूक्लियर फोर्स ओवर द रिपल्सिव फोर्स, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है। अब वो कैसे, इस एटम का न्यूक्लियस इस एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इस एटम का न्यूक्लियस इस एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, क्यों, क्योंकि भाई न्यूक्लियस के ऊपर प्रोटॉन है, न्यूक्लियस के पास क्या है, प्रोटॉन, उस पर पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज है, नेगेटिवली। लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि ये न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर रहा, उसको भी अट्रैक्ट करेगा, और जो दूसरा आने वाला नया एटम है उसके इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट कर रहा है। इसकी वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान होने वाली रिपल्सिव फोर्स मिनिमाइज हो जाती है, और आपकी जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है जी। तो ऐसी बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है। अभी आपने देखा बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है 2 एटम्स के न्यूक्लियाई के दरमियान, बॉन्ड पर कितनी तरह की फोर्सेज एक्ट कर रही हैं, 2 तरह की। अब समझ में आया जो मैं बात स्टार्ट में आपको कह रही थी, ये जो आपका बॉन्ड पेयर होता है ना, उस पर 2 तरह की न्यूक्लियर फोर्स एक्ट कर रही होती हैं। तो यहाँ आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा डायग्राम से, ठीक है जी। अब जो लोन पेयर होता है उसके मैंने क्या बताया था आपको, कि उसके ऊपर सिर्फ एक ही एटम जिस पर वो प्रेजेंट है, उसी एटम की न्यूक्लियर फोर्स एक्ट कर रही होती है। ऑक्सीजन पे प्रेजेंट है तो इस पर सिर्फ एक्ट करने वाली एक ही फोर्स है, और वो ऑक्सीजन की है, ये नॉन बॉन्ड या नॉन शेयर्ड होता है, ठीक है। अब एक बॉन्ड पेयर है, उस पर एक्ट कर रही है 2 तरह की न्यूक्लियर फोर्सेज, लोन पेयर है, उस पर सिर्फ एक्ट करने वाली एक ही फोर्स है। तो स्पेस ज्यादा कौन ऑक्यूपाई करेगा, अब लॉजिकली बात यही है, लॉजिकली आप देखें ना, तब भी लोन पेयर पे सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट कर रही है, तो वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। अब बेचारा जो बॉन्ड पेयर है वो बेचारा कॉन्फाइंड हो गया है, फंस कर रह गया है 2 एटम्स के न्यूक्लियाई के दरमियान, वो इतनी ही स्पेस सपोज कर लेते हैं वो इन दोनों के दरमियान ही रहेगा, लेकिन जो आपका लोन पेयर है वो पूरे एटम पे ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है एज कम्पेयर टू दिस वन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के। ये जो लोन पेयर है ये कोई स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है जी। तो इससे आपको पता चल गया होगा डायग्राम से
कि किस तरह से लोन पेयर बॉन्ड पेयर से ज़्यादा ऑक्यूपाई स्पेस करता है। अच्छा, दूसरी रीज़न क्या है कि आपके पास ये रिपल्शन ऑर्डर है। पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं अपनी उसी बात पर आऊंगी जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही थी कि लोन पेयर का रोल क्या होता है। देखिए, रिपल्शन ऑर्डर क्या है। सबसे ज्यादा रिपल्शन काज करता है लोन पेयर, उसके बाद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, और सबसे एंड पे बॉन्ड पेयर। इसकी भी वही रीजन है जो मैं आपको बता चुकी हूँ। भाई लोन पेयर इनके दरमियान जो रिपल्शन होगी ना, देखिए ये दो लोन पेयर है, लोन पेयर रिपल्शन ये सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इन पर एक्ट करने वाली सिर्फ एक ही फोर्स और वो है न्यूक्लियर फोर्स। जबकि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर इनके दरमियान मॉडरेट रिपल्शन काज होती है एज कम्पेयर टू लोन पेयर। अब ऐसा क्यों है कि इनके दरमियान कम, थोड़ी मॉडरेट है रिपल्शन एज कम्पेयर टू लोन पेयर रिपल्शन के? इसकी रीजन क्या है कि भाई ये कन्फाइंड है और ये हमारे पास जितनी चाहे मर्जी स्पेस ऑक्यूपाई कर सकता है। ठीक है, तो थोड़ी मॉडरेट रिपल्शन रहती है और सबसे कम होती है बॉन्ड पेयर रिपल्शन। आप देख भी सकते हैं सबसे एंड पे ये आता है। इसकी रीजन क्या है कि ये दोनों कन्फाइंड होकर रह गए हैं बिटवीन द टू एटम्स न्यूक्लियाई के दरमियान, तो इनके दरमियान जो रिपल्शन होती है वो भी कम होती है। वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है लोन पेयर, इसलिए उसकी सबसे ज्यादा रिपल्शन होती है। अच्छा, अब इस रिपल्शन की वजह से और इसके ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करने की वजह से क्या होता है, आपका एंगल रिड्यूस हो जाता है और आपकी शेप भी चेंज हो जाती है। अब आपको आपके सवालों का जवाब मिल चुका होगा कि भाई 109.5 से 104.5 जो एंगल रिड्यूस हुआ था वो क्यों हुआ था? क्योंकि लोन पेयर की इन्वॉल्वमेंट हो गई थी वाटर मॉलिक्यूल के अंदर, एक बात। और दूसरा, पानी के पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर थे। भाई मीथेन के पास भी तो 4 है ना, लेकिन उसका टेट्राहेड्रल है, इसका बेंड क्यों है? उसकी भी रीजन ये कौन है? ये लोन पेयर। ये इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। एक तो स्पेस ज्यादा घेरते हैं, दूसरा रिपल्शन बहुत ज्यादा काज करते हैं। ठीक है जी, तो आगे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं यहाँ पे जो आपको मजीद ये बताएंगे कि आपका एंगल रिड्यूस हो रहा है और आपकी शेप चेंज हो रही है। मीथेन है, इसमें किसी तरह का लोन पेयर नहीं होता है, 4 के 4 बॉन्ड पेयर होते हैं। एंगल कितना है? 109.5। आगे अमोनिया, इसमें एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन एटम पे जो कि बेसिकली सेंटर एटम है, और 3 बॉन्ड पेयर हैं। तो टोटल इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हुए? जब एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर है, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए। इसमें एंगल है 107। देखिए रिड्यूस हुआ ना, सिर्फ एक लोन पेयर की इन्वॉल्वमेंट की वजह से। हालांकि इसके पास और इसके पास मीथेन, अमोनिया, वाटर मॉलिक्यूल, मैंने तीनों एग्जाम्पल को एक जैसा इसलिए लिखा है क्योंकि इन तीनों के पास ना 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन पेयर सेम है, इस वजह से मैंने एग्जाम्पल्स को चूज किया है। अब देखें, वाटर के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, लेकिन किस तरह? 2 बॉन्ड पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं। 2 लोन पेयर आगे एंगल मजीद रिड्यूस हो गया, 104.5 पे आ गया। कहाँ? मीथेन का, जिसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, 109.5 डिग्री एंगल है। और कहाँ? वाटर और अमोनिया का, जिनमें जैसे जैसे लोन पेयर की तादाद बढ़ती जा रही है आप देख रहे हो कि एंगल रिड्यूस होता जा रहा है। ठीक है जी, तो इस तरह आपका जो लोन पेयर है वो अपना रोल प्ले करता है जी। आपका फोर्थ पॉस्टुलेट है मल्टीपल बॉन्ड्स काउंट एज वन रीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, तो इसे जरा गौर से समझिएगा। वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग जो मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं उसको हम सिंगल टाइम काउंट करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिखी है इथीन और इथाइन की। देखें, अगर मैं आपसे पूछूंगी कि इथीन में यानी कि इस मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट है, तो आप कहेंगे कि इसमें मैम लोन पेयर तो कोई प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इसमें आपके पास 5 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है, सॉरी 6 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है। आपके मुताबिक कैसे? एक ये बॉन्ड पेयर, एक ये और एक ये, 4 और 2 कार्बन के दरमियान कितने हो गए? 6 हो गए। लेकिन अकॉर्डिंग टू द वेस्पर ये 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। और इथीन के दरमियान देखेंगे, जब इथाइन मॉलिक्यूल के दरमियान, सॉरी, अब मैं आपसे पूछूंगी कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट, तो आप फिर से कहेंगे कि इसमें लोन पेयर नहीं प्रेजेंट, लेकिन इसमें 5 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है। क्यों? 2 कार्बन हाइड्रोजन के साथ और 3 दरमियान में जो प्रेजेंट है कार्बन और कार्बन के दरमियान, 5 हो गए इलेक्ट्रॉन पेयर। लेकिन अकॉर्डिंग टू द वेस्पर इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं? सिर्फ और सिर्फ 3। अब इसकी रीजन क्या है और ये क्यों कम काउंट हो रहे हैं? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द वेस्पर मल्टीपल बॉन्ड्स को हम सिंगल टाइम काउंट करते हैं जब आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डिस्कस करते हो। यानी कि आपके मुताबिक इसमें 5 है, लेकिन वेस्पर के मुताबिक क्या है, हम इसको सिर्फ एक दफा काउंट करेंगे। ट्रिपल बॉन्ड को 1 टाइम काउंट करेंगे, इसलिए 1 2 3, 1 2 3, सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है हमारे पास इथाइन मॉलिक्यूल में। इथीन मॉलिक्यूल में देखेंगे तो यहाँ पे इसको भी हम 1 टाइम काउंट करेंगे, मल्टीपल बॉन्ड है ना ये, 1 2 3 4 और ये 5, टोटल आपके 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे। ठीक है जी, अब इसकी रीजन क्या है? वेस्पर के अकॉर्डिंग हम मल्टीपल बॉन्ड को सिंगल टाइम काउंट क्यों करते थे? क्योंकि वेस्पर ने ये आइडिया रिप्रेजेंट किया था कि भाई आपका चाहे सिंगल बॉन्ड है, चाहे डबल है, चाहे ट्रिपल है, वो बन तो रहा 2 एटम्स के न्यूक्लियाई के दरमियान ही है ना, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन तो 2 एटम्स के दरमियान हो रही है।
आपका रीजन तो सेम रहता है ना। देखें चाहे कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, डबल है या ट्रिपल है, बना तो दो कार्बन के एटम्स के दरमियान है ना। आपका जो इलेक्ट्रॉनिक रीजन है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन है जहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, वो तो सेम रहा ना। चाहे उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती जा रही है, ट्रिपल की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, डबल बॉन्ड की उससे कम है, सिंगल बॉन्ड की सबसे कम है। हाँ ये बात सच है कि उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती जा रही है नंबर ऑफ बॉन्ड्स के इंक्रीज होने की वजह से, लेकिन रीजन सेम रहा है, जिसकी वजह से रीजन सेम होने की वजह से हम उसको सिर्फ वन टाइम काउंट करेंगे अकॉर्डिंग टू द वेस्पर। आपका लास्ट पोस्टुलेट है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सराउंड द सेंट्रल एटम। क्या काज करते हैं, बॉन्ड पेयर रिपल्शन को फर्दर रिड्यूस कर देते हैं और लोन पेयर इफेक्ट को इनहांस कर देते हैं। अच्छा ये तो आपने पढ़ा कि भाई जहां जहां लोन पेयर प्रेजेंट होगा ना जिस मॉलिक्यूल में, उसके अंदर रिपल्शन ज्यादा होगी, आपका एंगल भी रिड्यूस हो जाएगा और बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम हो जाएगी। ठीक है, जहां पे लोन प्रेजेंट जब लोन आपका लोन पेयर जब प्रेजेंट होगा जिस मॉलिक्यूल के अंदर। लेकिन अब एक तीसरी चीज भी आपने याद रखनी है कि लोन पेयर ना सिर्फ स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई करते हैं, ना सिर्फ एंगल को रिड्यूस करके आपकी शेप चेंज कर देते हैं, बल्कि ये जब आपके पास एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट होते हैं ना सेंट्रल एटम के अंदर, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट है सेंट्रल एटम के साथ, तो उस वक्त आपका लोन पेयर का इफेक्ट और ज्यादा बढ़ जाता है और आपकी बॉन्ड पेयर रिपल्शन और कम हो जाती है। अब इसकी रीजन क्या है, इसको जरा समझिएगा इस एग्जांपल से। NF3 में फ्लोरीन एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। अब यहाँ पे सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन बॉन्डेड है फ्लोरीन के साथ 3 टाइम, 1 2 3 यही रिप्रेजेंट करे ना, और नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर भी प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखें ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं ये बहुत धोखेबाज एटम्स होते हैं। किस तरह से, ये बॉन्ड फॉर्मेशन तो कर लेते हैं अदर एटम के साथ, लेकिन जैसे कि बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेते हैं। ठीक है, कैसे, फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन है, दोनों के दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, बॉन्ड फॉर्मेशन होने के बाद फ्लोरीन के पास ज्यादा ताकत थी। किस तरह की ताकत थी, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा था एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, सारी की सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच लेता है और नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम रह जाती है। ठीक है, अब देखें ये 3 फ्लोरीन एटम इसके दरमियान जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है, अब सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी तरफ है, फ्लोरीन के पास है, इन 3 फ्लोरीन एटम के पास है। वजह क्या है, इनके पास ताकत ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ज्यादा है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। अब देखें ये जो लोन पेयर है ना वो लेस क्राउडेड हो गया है, क्यों, इन एटम्स की प्रेजेंस की वजह से। अब वो जब वो लोन पेयर ज्यादा मतलब लेस क्राउडेड हो गया, वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर सकता है, अब वो ज्यादा स्पेस को घेर सकता है, इसलिए लोन पेयर इफेक्ट बढ़ जाएगा। उसकी रीजन क्या है भाई, क्योंकि सारा कुछ तो ये ले गए हैं तीनों के तीनों फ्लोरीन एटम, सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो उनकी तरफ ट्रांसफर हो गई है। अब लोन पेयर इफेक्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि लोन पेयर तो सिर्फ नाइट्रोजन का हिस्सा था ना, फ्लोरीन इसको तो नहीं ना अट्रैक्ट कर सकता। क्यों नहीं अट्रैक्ट कर सकता, क्योंकि इसकी फ्लोरीन की फोर्स इस पे नहीं एक्ट कर सकती, वो सिर्फ बॉन्ड पेयर जो है सिर्फ उसको खींच रहा है, इसको नहीं खींच सकता। तो इसका जो इफेक्ट है पूरे इस मॉलिक्यूल पे ज्यादा हो जाएगा, नाइट्रोजन पे लोन पेयर इफेक्ट बढ़ जाएगा और आपकी बॉन्ड पेयर रिपल्शन फर्दर कम हो जाएगी। ठीक है, लोन पेयर इफेक्ट बढ़ गया और आपका जो बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वो कम हो जाएगी। और इसकी वजह से जो NF3 है इसमें जो स्ट्रक्चर आती है वो आती है ट्राइगोनल पैरामीटर। पैरामीटर पता है किसे बोलते हैं, ये एक मीनार की तरह, एक पिरामिड की तरह ऊपर आ जाता है और ये 3 नीचे चले जाते हैं, बिल्कुल एक ट्रायंगुलर शेप बना देते हैं। तो ये आज की वीडियो थी जिसमें मैंने आपको वेस्पर थ्योरी को अच्छे से एक्सप्लेन किया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज।